हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रिपेयर कैसे करना है जीके, इंग्लिश एंड सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए। ये स्पेसिफिकली आईएलआई एलएलएम के जो एंट्रेंस एग्जाम अभी 2025 के लिए होने वाला है, ये उससे रिलेटेड वीडियो रहेगी। सो इसके अंदर हम तीनों पोर्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद इंग्लिश। बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना कैसे है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सो इसकी एक बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी है जो आपको और भी, अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम कभी ट्राई करते हैं आप आगे इन नियर फ्यूचर या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए करते हैं, तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच रहेगी जो आपकी वहाँ पे भी हेल्प करेगी। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। सी ग्रामर का पोर्शन तो इसमें पूछा ही जाता है, अलोंग विद इट वोकैबुलरी का। तो ये दो ऐसी चीज़ें जिसको आप सेपरेटली नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। आप बेसिकली ये बोल सकते हैं इट गोज़ हैंड इन हैंड। तो आपको ग्रामर भी साथ-साथ करनी है और वोकैबुलरी भी। ये नहीं कि पहले ग्रामर का पोर्शन आप 3 महीने में ख़त्म करेंगे, उसके बाद आप वोकैब से स्टार्ट करेंगे, ये नहीं होने वाला है। आपको दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना है, क्योंकि जो आप वोकैबुलरी में पढ़ेंगे वो आपके कहीं न कहीं ग्रामर में एक सेंटेंस को फ्रेम कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, वो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। सो हम एक-एक करके पोर्शन को देख लेते हैं। ज़्यादातर जो ग्रामर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सेंटेंस की बेसिस पे आपको दिया जाएगा, तो उसकी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ग्रामेटिकली वो करेक्ट है कि नहीं है। सो सबसे इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे, मतलब एक ही, सिर्फ एक ही, ऐसे मत कीजिएगा कि एक ग्रामर का लेट्स से एक टॉपिक है नाउन या फिर लेट्स से इट्स प्रोनाउन, तो अब इसके लिए 2 टीचर या 3 टीचर की वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे मत कीजिएगा क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑलमोस्ट पढ़ाने वाला कंटेंट सेम ही होता है, इट डिपेंड्स कि आपको किसका समझ में आ रहा है। तो आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल पे एक पर्टिकुलर टीचर से पूरा ग्रामर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर में क्या-क्या पूछा जाता है। जो हम एवरीडे लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो बहुत अलग होता है एज़ कम्पेयर टू जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ग्रामर होती है। अलॉन्ग विद दिस आप ये कर सकते हैं कि लेट्स से आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, वैसे एडवाइस तो यही किया जाता है कि अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनती है टॉपिक की। उसके बाद आप जो बाकी ग्रामर के पोर्शन है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, इन सब के अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन आप पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू कीजिए और उसी फिर सीक्वेंस में आप एक-एक टॉपिक कंप्लीट करते चलिए। अगर लेट्स से आप एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं नाउन का, उसके बाद आप क्या कीजिए, जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आप उससे रिलेटेड उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इतना मुश्किल पेपर नहीं आता है, लेकिन हाँ इतना, अगर क्योंकि 40 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं इंग्लिश और जीके से रिलेटेड, तो इतना इजी भी नहीं है। तो आपको सारे टॉपिक्स, मतलब ये ग्रामर तो आपको बहुत हेल्प करेगी और भी एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप एक बार अपनी फाउंडेशन अच्छे से बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी इसमें। सो लेट्स से आपने एक टॉपिक प्रिपेयर किया नाउन का, आपने इसके वीडियो लेक्चर सारे कंप्लीट करे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए अलोंग विद दिस। क्योंकि आपको ये एक सब्जेक्ट वाइज, मतलब टॉपिक वाइज आपको प्रिपेयर करना है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आपको जो भी प्रैक्टिस करने के लिए फ्री में कोई पीडीएफ मिल रही है या यूट्यूब पे आपको कोई फ्री में पीवाईक्यू करवा रहा है, वो आप एक बार कर लीजिए, जिससे आपका ये नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली आप सारे टॉपिक्स को करिए और जो भी टॉपिक वाइज एरर्स होते हैं वो कंप्लीट करिए। जब एक बार ये सारे टॉपिक्स आपके ग्रामर के कंप्लीट हो जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा मिक्स्ड एरर का। मिक्स्ड एरर में क्या करना होगा, इसके अंदर कोई भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रूल्स कैसे हैं और कैसे अप्लाई करने हैं। क्योंकि मॉड्यूल वाइज या टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत इजी होता है कि आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे कि आज नाउन किया तो नाउन से रिलेटेड कर लिए क्वेश्चन। बट व्हेन इट कम्स टू कि आपको जब मिक्स्ड एरर आएंगे और मिक्स्ड एरर को कैसे अप्रोच करना है, तो वो तभी हो पाएगा जब आप ये एक बार ट्राई करें, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे अलग अलग नहीं पूछेंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। ये आप करेंगे तो आपको और भी रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, जो मिक्स्ड एरर्स होते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप
एक्चुअल में पेपर में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन इन सबको आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं कि नहीं। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट चीज अबाउट, अब ये ग्रामर का पोर्शन जब आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप एक चीज कर सकते हैं जो वोकैब के लिए करनी है। सी वोकैब के अंदर आपको क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के भी पूछे गए हैं, राइट। तो सिनोनिम एंटोनिम हो गए या वोकैबुलरी के क्वेश्चन हो गए डायरेक्टली कि कुछ वर्ड है, उस वर्ड का मीनिंग आपसे पूछ लिया, आपके पास ऑप्शंस गिवन है ABCD एंड आपको बताना है कि इस वर्ड का जो बोल्ड में मेंशन है इसका मीनिंग बताना है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आप डेली बेसिस पे कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ें, उससे ऑटोमेटिकली आपकी ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको सेंटेंस में पता लगने लग जाता है, अगर आप अलग से सेपरेटली जाके उसको डिक्शनरी से चेक भी नहीं कर रहे हैं उस वर्ड को, फिर भी आपको पता लगने लग जाता है सेंटेंस फ्रेमिंग के बेसिस पे कि वो वर्ड का मीनिंग क्या होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं लेट से स्पेसिफिकली कि न्यूज़पेपर में कोई भी आपको कोई न्यू वर्ड मिला है, उस न्यू वर्ड को आपने ढूंढा, एक तो आपका न्यूज़पेपर भी कवर हो रहा है, जो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वर्ल्ड में चल क्या रहा है, वो बहुत ज़रूरी है, तो आपका न्यूज़पेपर भी कवर हो रहा है, साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो रही है। तो आपको कोई भी लेट से न्यू वर्ड मिलता है, आप एक अलग से एक सेपरेटली एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जिसमें आप क्या करेंगे, ये न्यू वर्ड लिखा और साथ में उसका मीनिंग लिख दिया सर्च करके। तो इससे आपको धीरे धीरे, और इसको फिर डेली बेसिस पे यूज़ कीजिए उन वर्ड्स को, किसी से बात करते हुए, मैसेज करते हुए, चैट करते हुए, जिससे क्या होगा वो डेली रूटीन में आ जाएगा वो वर्ड, राइट। तो वोकैबुलरी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, और ये ग्रामर के रूल्स की तरह नहीं है कि आप अगर आज रिवाइज कर रहे हैं तो 10 दिन बाद फिर उसके बाद रिवाइज कर लेंगे तो याद रहेगा। वोकैबुलरी ऐसी चीज़ है कि आप खुद उसका ट्रिक बनाइए कि याद कैसे करना है, तो आप उसको डेली बेसिस पे रोज सुबह उठ के 5 से 10 वर्ड जो है वो आप याद कर सकते हैं। या फिर इसकी एक और अप्रोच है कि अगर आपके पास अभी आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है और एग्ज़ाम आने वाला है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन वोकैबुलरी करके जाना है, तो इसके अंदर आप कोई भी PDF जो है वो ले सकते हैं, या यूट्यूब से आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा जिसके अंदर आपको वोकैबुलरी होगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स होंगे बहुत सारे, वो ट्रिक्स भी सिखाई हुई होती है कि कैसे आपको याद करना है उन चीज़ों को, उन वर्ड्स को। तो आप वो वीडियोस देख के रोज के 2-3 लेक्चर्स देखिए, उसके नोट्स बना लीजिए शॉर्ट, क्योंकि वीडियो बाद में बार बार रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, इवन इफ आप 2x की स्पीड पे भी देखोगे तब भी नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर कि आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, कुछ वर्ड्स अगर नहीं पता है, क्योंकि वो जनरल ऑडियंस के बेसिस पे वीडियोस बनती हैं, तो अगर आपको कोई वर्ड लगता है कि ये नया है, आपको नहीं पता, तो आप उसके नोट्स बनाइए, उसको डेली बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। तो आप वोकैबुलरी को ऐसे नहीं कर सकते कि 1 महीने में 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, ग्रामर की तरह तो हो जाएगा। इसको आपको डेली डेली रिवाइज प्लस डेली प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे, वही बात करके, चैट करके, किसी जब आप मैसेजेस करते हैं अपने वर्ड्स चेंज करिए, तो इससे वो डेली रूटीन में आ जाएगा, आपकी हैबिट में आ जाएगा। और उसके लिए आप ये कर सकते हैं, रोज सुबह आप मॉर्निंग में ही आपने 2 से 3 वीडियोस लेट से देख ली, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उसमें कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है कि आपको समझना है। सो बेसिकली ये मगअप वाला काम है, लेकिन मगअप वाले काम को भी अगर आप डेली बेसिस में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, यूज़ करने लग जाते हैं, तो वो एक रूटीन हैबिट बन जाएगा और वो मगअप करने वाली चीज़ एलिमिनेट हो जाती है। सो मोर और लेस दिस इज द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हम और भी ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देंगे। अलॉन्ग विद दिस लेट्स मूव ऑन टू जीके एंड करंट अफेयर्स। सी इसके भी 20 के अराउंड क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं। कोई और भी अगर आप एग्जाम देने का सोचेंगे तो जीके करंट अफेयर्स तो एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट ही है, यू कैन कंसिडर दैट। सो जीके, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप करंट अफेयर्स के लिए अगेन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इट्स गुड, आपको बहुत चीज़ें पता ही होंगी और क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आते। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, क्योंकि सी एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर में। लेट्स से एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल अगर 2 पेजेस का है, लेकिन उसमें सिर्फ 1-2 चीज़ें ही हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट।
तो आपके लिए वो इतना टाइम है कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है लेट्स से, और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आपको इतने 6-7 महीने के न्यूज़पेपर पढ़े, तो पॉइंट इज दिस कि आपको एक पर्टिकुलर मंथली मैगजीन देख लीजिए। वो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगी या पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको। तो आप मंथली मैगजीन देख लीजिए, उसमें आपको सारे जो ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं, लाइक इकोनॉमी में क्या हुआ, स्पोर्ट्स में क्या हुआ, अवार्ड्स में क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो है इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगी, और आप वो कवर कर सकते हैं फटाफट। उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ वो थोड़ा टीडियस होगा, लेकिन उसके अंदर भी आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, क्योंकि जो मंथली मैगजीन्स प्रिपेयर होती हैं उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें लिखी होती है। लेट्स से दे आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर अवार्ड, सो उसके बारे में यही मेंशन होगा कि इस अवार्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। तो आप ये पढ़ लेते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, इफ़ यू फील लाइक स्टडिंग, क्यूरियोसिटी भी होती है। लेकिन अगर नहीं है तो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उससे रिलेटेड कि एक पर्टिकुलर अवार्ड किसको मिला, इस कैटेगरी में किसको मिला, आप ये चीज़ें याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव को सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं तो दैट्स फाइन क्योंकि वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। और अगर दूसरी चीज़ आती है नोट्स बनाने की, मेजरली स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं जीके और करंट अफेयर में। अगर हम करंट अफेयर की बात करें, अगर आप कोई लेट्स से मंथली मैगजीन भी पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ भी फैक्ट या डेटा अगर आपको मिलता है, आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। या अगर आप ऐसे हैं स्टूडेंट हैं कि आपको लिख कर याद होता है, तो आप लिख कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि टाइम नहीं बचा है एग्जाम के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाईलाइट करिए। आप एक हाइलाइटर खरीद सकते हैं, आप उससे हाईलाइट करिए जो भी फैक्ट्स है, जो भी डेटा है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्ट्स और डेटा पे। एग्जाम्पल वही, जैसे कोई अवार्ड है, तो ये अवार्ड इस कैटेगरी पर्टिकुलर कैटेगरी में किसको मिला, राइट। तो इसके लिए आप उसको हाईलाइट कर लीजिए कि मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर सके, और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो नोट्स बनाने में जहाँ पे आप लिख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट्स है जो एवरी टाइम चेंज होंगे। तो इसका नोट्स बनाने का कोई बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप हाईलाइट कर लेंगे तो आप उसको बार बार, क्योंकि वो हाईलाइटेड होगा, तो आप उसको बार बार देखेंगे तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में आपको याद आ जाएगा कि ये क्यों हाईलाइट किया था। सो इसके लिए आप न्यूज़पेपर या कोई भी मंथली मैगजीन ले सकते हैं, और 6 to 7 मंथ्स की आप मंथली मैगजीन कवर कीजिए एग्जाम से पहले की। तो इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। टू बी ऑन अ सेफर साइड ये 6 and 7 मंथ्स ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जीके। सी जीके में जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं वो हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, राइट। सो जीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, और ये स्टैटिक पोर्शन है, ये चेंज नहीं होता, इसलिए स्टैटिक पोर्शन है। तो इससे भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। पॉइंट इज दिस कि अगर आपको इसको बेसिक से कवर करना है तो आप एनसीईआरटीज कर सकते हैं। लेट्स से 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करके आप 10th तक की एनसीईआरटी कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए 11th and 12th की कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, और इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपसे मेजरली जो पूछा जाएगा वही डेटा या फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। सो इसकी भी एक बेटर अप्रोच यही है कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं जो इन सब टॉपिक्स को ब्रॉडली कवर कर रही हैं। पॉलिटी के लिए एक आपको काफ़ी लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो वन वर्ड वाले पेपर जो होते हैं जिनमें खाली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, उसमें वो आपकी काफ़ी चीज़ें कवर करवा देंगे। आपके पास टाइम है, आप 2 से 3 वीडियोस डेली की देख के आप ये भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन हाँ आपको ब्रॉड ब्रॉड फैक्ट्स याद होने चाहिए, क्योंकि सी ये 40 मार्क्स है इंग्लिश और जीके के। तो आप इसको पूरा ऑल टुगेदर छोड़ के तो नहीं जा सकते एग्जाम के लिए, थिंकिंग कि हम लीगल के बेसिस पे एग्जाम क्लियर कर लेंगे, वो नहीं पॉसिबल है। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, एंड ट्रस्ट मी, ये जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, इन सबको करने से आपको डेफिनेटली बाकी एग्जाम्स में बेनिफिट मिलेगा, इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको और भी एग्जाम्स लिखने हैं। क्योंकि मोर और लेस सब एग्जाम्स का पैटर्न यही है, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, तो मोर और लेस आपको ये सेक्शंस देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद द सब्जेक्टिव पार्ट जो है। सो जीके और करंट अफेयर्स के लिए आप यही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कीजिए। अगर आपको अगेन कोई इशू आता है
कोई डाउट आता है आप हमें कॉल कर सकते हैं, ये हमारा नंबर आपको दिख रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट सब्जेक्टिव पोर्शन। जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ये भी थोड़ा डाउटफुल है फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ज़्यादातर एंट्रेंस में या एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन आईएलआई के लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग, क्योंकि 4 क्वेश्चंस होते हैं एज वी नो 40 मार्क्स के। सो और ये लीगल से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं आपसे, और ये कुछ 150 वर्ड्स के अराउंड इसकी लिमिट होती है। सो आप सोच लीजिए कि आपको ये 4 क्वेश्चन मैंडेटरी हैं या अटेम्प्ट तो करने ही हैं। पॉइंट इज दिस कि सब्जेक्टिव आंसर को अप्रोच कैसे करना है। अगर आपको आपको कंटेंट पता है, आपको बेसिक लेट से कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उससे रिलेटेड आपको कंटेंट पता है कि अच्छा ये क्या है, इससे रिलेटेड केस लॉस पता है, इससे रिलेटेड सेक्शन या आर्टिकल पता है, तो ठीक है, आई मीन वो अप्रोच ठीक है। लेकिन उसको फ्रेम करके 150 वर्ड्स में लिखना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मेजरली अपने एलएलबी में काफ़ी लेंदी आंसर्स लिखते हैं, तो ये 150 वर्ड्स में समराइज करना इज़ अ टास्क इन इटसेल्फ। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप पहले तो नोट्स बनाएं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के। लेट्स से आप हम एक टॉपिक का से रिलेटेड एक डिस्कस करते हैं। लेट्स से इट्स अबाउट अनपेड सेलर। अनपेड सेलर के राइट्स क्या है, वो ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हम अप्रोच देखते हैं कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसके बारे में लिखना है, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए। अब आपको जो नोट्स बनाने हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है अनपेड सेलर का, लेकिन उससे रिलेटेड जो आपको डेटा है, जो फैक्ट है, वो मेंशन करना मैंडेटरी है एग्जाम में। मैंडेटरी मीन्स मैंडेटरी है। सो इंट्रोडक्शन में आप, अगर आपको पता है कि हु इज़ अनपेड सेलर, ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब उससे रिलेटेड उसका डेफिनेटली आपको उसका सेक्शन कोड करना पड़ेगा। ये आपको पता है कि सोगा का जो सोगा का पार्ट है, ये जो अनपेड सेलर की हम बात कर रहे हैं, तो आपको एक तो एक्ट भी पता होना चाहिए। ये ना हो कि आपको पता है अनपेड सेलर किसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन आपको एक्ट ही याद नहीं आ रहा कि कौन से एक्ट से रिलेटेड है। और अगर आपको एक्ट का ईयर याद नहीं आ रहा तो और भी थोड़ा वियर्ड लगता है, और आपको मार्क्स हो सकता है कि क्योंकि ये मैंडेटरी है, आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर हमारे ब्रॉड ब्रॉड एक्ट्स है उनको, उनका ईयर क्या है ये आपको पता होना चाहिए होलिस्टिक आंसर लिखने के लिए। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो ये काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। लेट्स से अगर आपको पता है कि अनपेड सेलर के लिए सेक्शन 45 होता है, तो सेक्शन 45 में जो भी अनपेड सेलर से रिलेटेड लिखा गया है वो लीगल टर्म्स में लिखा गया है, आपको वर्बैटिम नहीं लिखना है। लेकिन अगर आप उसको ब्रॉडली एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लॉ में जब भी कुछ चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी सेक्शन या कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, हम उसको डिवाइड करके एलिमेंट्स में फिर पढ़ते हैं या उसके कॉम्पोनेंट्स में। तो अगर आप उसको उसके जितने भी लेट्स से सेक्शन 45 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 कंपोनेंट्स में, और आप तीनों को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से इंट्रोडक्शन में, अलॉन्ग विद दैट अगर आपके पास कोई केस लॉ है, कोई लैंडमार्क केस लॉ है, अगर आपको कुछ और नहीं भी याद आ रहा तो आपको लैंडमार्क केस लॉ तो पता होना चाहिए हर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो मेंशन कीजिए। सेक्शन या आर्टिकल नंबर आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे सेक्शन 45 की बात करी। इंट्रोडक्शन में ब्रॉडली आपको ये सब मेंशन करना पड़ेगा कि अनपेड सेलर होता कौन है, उससे रिलेटेड एक्ट कौन सा है, एक्ट भी पूरा मतलब ईयर के अलॉन्ग विद द ईयर, जिस ईयर में वो एक्ट आया था वो भी आपको मेंशन करना है। फिर सेक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, सेक्शन को डिवाइड करके जो उसमें एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है अलॉन्ग विद द लैंडमार्क केस। नेक्स्ट पार्ट आती है बॉडी की। सी बॉडी में अब हमारा क्वेश्चन था कि अनपेड सेलर के राइट्स क्या होते हैं। अगर आपको पता है कि इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कोई ब्रॉड कैटेगरीज में, लेट्स से इस क्वेश्चन को हम पर्टिकुलर डिवाइड कर सकते हैं कि राइट्स होते हैं अगेंस्ट गुड्स, एंड दूसरी कैटेगरी हो सकती है अगेंस्ट बायर। ठीक है, ये 2 कैटेगरी में अगर किसी भी क्वेश्चन की ब्रॉड कैटेगरीज है तो ट्राई कीजिए उसको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा फ्रेमवर्क लगता है, और लगता है कि आपको इतनी डिटेलिंग पता है एक पर्टिकुलर आंसर या एक पर्टिकुलर टॉपिक की। अगर नहीं पता तो ये सब मत करिए, वेगली आपको अगर पॉइंट्स पता है आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये कैटेगराइजेशन पता है तो काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है ये।
अब जैसे आपने गुड्स के बारे में लिखा, अगेंस्ट गुड्स। अब अगेंस्ट गुड्स में आपको फिर मेंशन करना है कि जैसे अगेंस्ट राइट ऑफ लियन होता है। फिर उसका लियन का लेट से आपने सेक्शन मेंशन किया, आई थिंक इट्स सेक्शन 47। देन लियन के जो 47 में एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सक्यूज मी, वो आपने मेंशन करे सारे। फिर ऐसे ही दूसरा राइट जो होता है अगेंस्ट गुड्स में, वो स्टॉपेज हो गया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, उसका सेक्शन लिखा, लेट से सेक्शन 50 है उसका। फिर उसके एलिमेंट्स लिखे। फिर आपने लिखा थर्ड पॉइंट रीसेल का, कि जो सेलर होता है वो रीसेल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अनपेड सेलर है। अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं, बायर उसको पैसे नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगा, रीसेल कर सकता है, राइट। तो उसका सेक्शन लिखा, फिर एलिमेंट्स एक्सप्लेन करे। ऐसे करके आप गुड्स के भी जितनी कैटेगरी आपको पता है मेंशन कर सकते हैं। और फिर जो बायर की कैटेगरी है, बायर के अंदर भी दो होते हैं, जैसे क्लेम ऑफ डैमेजेस वाला एक पार्ट हो गया, इसका सेक्शन मेंशन कीजिए, अलॉन्ग विद कि अगर कोई केस लॉ है वो मेंशन कीजिए। फिर प्राइस के लिए स्यू करना, वो आप मेंशन कीजिए। ऐसे करके आप ब्रॉड कैटेगरी में अगर आप डिवाइड करेंगे और फिर पूरा एक एक एक्सप्लेन करेंगे एलिमेंट अलॉन्ग विद द सेक्शन, अलॉन्ग विद द केस लॉस, तो ये काफ़ी इंप्रेसिव साउंड करता है और ये आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसमें आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। अलॉन्ग विद दिस जो लैंडमार्क केसेस हैं, ये आप याद रखिए, कोई भी टॉपिक है उसके लैंडमार्क केसेस आपको पता होने चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं, जब भी आप नोट्स बनाए किसी टॉपिक के, जैसे अभी हम अनपेड सेलर की बात कर रहे हैं, इसके इंट्रोडक्शन में आपको पता है कि सेक्शन होना चाहिए सेक्शन 45, और उसके 3 4 जो भी एलिमेंट्स है वो साथ में एक केस लॉ, फिनिश। ये इंट्रोडक्शन हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है अनपेड सेलर का, उसको बाद में मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, उसके लिए आपके पास बहुत शॉर्ट में आपके नोट्स होने चाहिए कि आप जल्दी रिवाइज कर पाए। इसी मेन टैलेंट यही होता है कि आप रिविजन कैसे कितना कर रहे हैं, और उसके लिए आप उसको जितनी बार कॉन्सेप्ट्स को याद करके उसको शॉर्ट में जो मेन मेन बेसिक पॉइंट्स आपको लिखने हैं वो आप शॉर्ट में लिख लेंगे, जिससे आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सके और एक भी चीज़ स्किप ना हो। वो डिफाइन करेगा कि आपका सक्सेस कितना हो पाएगा। अलॉन्ग विद दिस, कि अगर आपने बॉडी का पार्ट है तो बॉडी में भी आपने ब्रॉड ब्रॉड हेडिंग्स लिखी, सेक्शन लिखा, एलिमेंट्स लिखे, केस लॉ लिखा, फिनिश। देन ये नोट मेकिंग की बात हो रही है। देन द लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। अब जो आपको कंक्लूजन लिखना है, ये फ्रेमवर्क आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं, खाली लेट से क्वेश्चन ने पूछा था अनपेड सेलर के राइट्स, आप डायरेक्टली उसके राइट्स नहीं बता सकते जब तक आप ये ही नहीं बता रहे हैं कि अनपेड सेलर होता कौन है, उससे रिलेटेड सेक्शन क्या है, वो है कौन। अगर आप नहीं बता रहे हो, डायरेक्टली आप स्टार्ट कर रहे हैं कि दीज आर द राइट्स ऑफ दिस, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको इतने अच्छे मार्क्स तो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको आंसर फ्रेम करना नहीं आता। आपको आंसर पता है लेकिन आपको फ्रेमिंग अच्छे से नहीं आती है। सो कंक्लूजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कंक्लूड करते हैं आंसर को, तो उसके अंदर आपको मेंशन करना है कि लेट्स से सिग्निफिकेंस क्या है राइट्स का, ये जो अभी राइट्स की बात हुई है उनका सिग्निफिकेंस क्या हो गया। और साथ में आप बैलेंस आउट, हमेशा याद रखिए जब भी आप कंक्लूजन बनाएंगे, बैलेंस व्यू पॉइंट होना चाहिए आपका, लीगली बैलेंस्ड होना चाहिए। कुछ भी चीज़ को एक्सट्रीम वे में मत लीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम होती नहीं है, राइट। नेक्स्ट चीज़ जैसे आप लिख सकते हैं कि लीगल अवेयरनेस जो सेलर्स को पता होनी चाहिए, क्योंकि अनपेड सेलर है उसको क्या पता, बहुत चीज़ें ना पता हो। तो लीगल अवेयरनेस वाली चीज़ कितनी ज़रूरी है। तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपको कंक्लूजन के भी 4 5 बस पॉइंट बनाने हैं नोट्स के लिए, कि बाद में आपको पता हो कि कंक्लूजन में भी ये 4 5 चीज़ें लिखनी है और उसको अच्छे से सेंटेंस फ्रेम करना है, एंड यू आर डन विद द आंसर। अब लेट्स से कोई क्वेश्चन आता है डिफरेंस से रिलेटेड। अगर आपको लेट्स से डिफरेंस बताना है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का एंड पासिंग ऑफ का, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे कि आपने टेबल बनाया एंड देन आप स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे फीचर्स लिखे, ये इन्फ्रिंजमेंट, ये पासिंग ऑफ, एंड आपने पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए। नो, बेस्ट फ्रेमवर्क टू राइट एन आंसर इज कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ होता क्या है, इससे रिलेटेड सेक्शन क्या है। उसको ज़्यादा डीप में नहीं जाना, क्योंकि वो हमें डिफरेंस में वैसे भी एक्सप्लेन करना है। तो अगर 150 वर्ड का आंसर है तो आप एक्सपेक्ट कीजिए 30 35 वर्ड्स के अराउंड आप इंट्रोडक्शन बनाइए, अगर 150 वर्ड का आंसर है। अगर ज़्यादा का है तो आप ज़्यादा का भी बना सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं कि अगर 150 वर्ड का आंसर है तो 30 40 वर्ड्स का आपको इंट्रोडक्शन चाहिए। देन अगर कोई डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें अच्छे से वो टेबल बना के उसको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूड करना है अगेन
30-35 वर्ड्स में। सो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं। तो नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है सब्जेक्टिव आंसर के लिए। कोई भी चीज़ आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप उसका शॉर्ट में नोट्स बनाइए जिससे आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर पाएंगे। Right. So this is it for this video. If you have any doubt with respect to कि subjective answer को कैसे approach करना है, या अभी भी इसमें कोई doubt आपको रह जाता है इन तीनों section से related for ILI exam, आप हमें call कर सकते हैं, आप हमें message कर सकते हैं। And one more important thing, आप हमारे Telegram channel को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या फॉलो कीजिए, जिससे आपको सारी अपडेटेड और ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बिकॉज अगर आप इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली नहीं मिलती है तो आप अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं। अलॉन्ग विद इट संभव लॉ का जो यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस पर भी मिलेगी। एंड इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ILI का एंट्रेंस एग्जाम, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो हमें कौन सी बनानी जो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको हेल्प करेगी। Thank you so very much. Study hard, work hard. All the best.